नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। सभी का स्वागत एनडीसी प्लेटफॉर्म पर। तो आज एनडीसी प्लेटफॉर्म पर एक नए सदस्य का आप सब लोगों ने स्वागत किया और मैं कमेंट्स देख रहा था कि सभी ने एक ही बात बोली कि सर कॉन्फिडेंस और अभिव्यक्ति लेवल बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आगे भी हमें कंटेंट राइटर और जो हैं ऐसे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो, आपके ध्यान में जो भी युवा, मैं मोस्टली किसी अनुभवी को जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ा रहा है उनको लाके आपसे मिलाऊं नहीं, मैं चाहता हूं युवाओं को मौका देना। क्योंकि जब मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया था मुझे किसी ने मौका नहीं दिया था, मुझे सबने डिमोटिवेट ही किया था, लेकिन मैं एक अकेला चल रहा, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। तो वही चीज है कि मैं युवाओं को ही मौका दूंगा। आप में भी अगर टैलेंट है, चाहे एक्सवाइजेड कंटेंट राइटर, एमसीक्यू, प्रूफ रीडिंग, सर हम इस किताब को और बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं और इन फ्यूचर एग्जाम के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम आज करेंगे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण और सहायक सामग्री को लेकर ये क्लास है और बहुत इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और एक अच्छा रिवीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो देखो, यह विद्यार्थियों को अध्ययनशील, क्रियाशील होने की प्रेरणा देता है। तो पहला ये पॉइंट आप याद कर लो कि साहब इसमें अध्ययनशील और क्रियाशील होने की प्रेरणा देता है। ये विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को वर्णित करता है, चलो ये भी हम याद कर लेंगे। और इन परीक्षणों की एक निश्चित सीमा होती है, ये आया पहला। अब देखिए, अब यहां आप यूं याद कर लो कि नहीं, इसकी जो सीमा होती है वो अनिश्चित होती है, एक निश्चित सीमा नहीं होती, इसका कोई मतलब दायरा नहीं होता ये। तो यहां पे ये गलत है और इसी से हमने इसके तीन चीजें याद कर ली। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थी अध्ययनशील और क्रियाशील रहते हैं, मानसिक क्रिया के स्वरूप को वर्णित करते हैं और इसकी परीक्षणों की जो सीमा है वो अनिश्चित होती है। ये विद्यार्थियों को कठिनाइयों और समस्याओं से परिचित भी करवाते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं ना, निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि जो कमियां हैं उसके कारणों को पता लगाना, मोस्टली परिचित करवाना, कठिनाइयों एवं समस्याओं से परिचित करवाना। आगे है, कथन है कि उपचारात्मक शिक्षण एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया है। उपचारात्मक शिक्षण लगातार चलने वाली एक विकास प्रक्रिया है और ये क्लियर है, ध्यान रखना, ये भी आप याद ही कर लो तो बेस्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया है। शैक्षिक निदान के पश्चात उपचार, यानी ये कहना चाह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद में उपचार और उस उपचार की प्रभाविकता के जांच के लिए पुनः परीक्षण किया जाता है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है और इसीलिए यहां पे होगा ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हर्बर्ट की जो पंचपदीय पद्धति है उसमें जो तीसरा पद है, अब आपने जो पंचपदी का जो क्रम देखा है उसमें तीसरा पद कौन सा है? तो तीसरा पद जो है वो तीसरा त तुलना है। तीसरा कौन सा है? तुलना है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। क्या बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो इसलिए? नहीं। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं? नहीं। और शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है? नहीं, ये चीजें नहीं है। बल्कि भाषा की कक्षा में जब समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा, किस पर? बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। और ये वास्तव में सत्य बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने बारे में दूं। जैसे मैं 11th क्लास में था, तब मुझे याद है लाइब्रेरी में बैठने का मौका मिलता था स्कूल की, तो वहां पत्रिकाएं आती थी, जो बुक, छोटी छोटी बुक्स आती है ना वैसी, तो पत्रिकाएं आती थी उस वक्त। अब आप बोलोगे, एक बचकानी सी बात बता रहा हूं आपके लिए, बचकानी और उस वक्त आज मेरे लिए बचकानी है, कि जैसे एकदम से कोई पत्रिका मेरे हाथ लगी तो उसमें जैसे आज हम लोगों ने ये जो धोती कुर्ता, ये जो ग्रामीण वेशभूषा जो छोड़ दी है ना, इसके दुष्परिणाम लिखे हुए थे मोस्टली। जो अब तो फिर भी नहीं, आपको याद होगा कि अभी भी हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों वगैरह, जो ये टाइट जीन्स और टी शर्ट अपन पहनते हैं, एकदम टाइट जीन्स और टी शर्ट, है ना, तो इसके कितने दुष्परिणाम है। आज तो ये इतना ट्रेंडिंग हो गया कि इसके दुष्परिणाम लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन असल में 11th क्लास के अंदर एक पत्रिका जो मेरे हाथ लगी उसमें पढ़ा, तो उस वक्त उस चीज ने मुझे बड़ा आकर्षित किया कि नहीं, ये चीजें कितनी नुकसानदायक है। इसी तरह से उस वक्त जैसे अंडा और दूध, है ना, जैसे कहते हैं अंडा भी शाकाहारी में शामिल होता है, इसको और दूध को लेकर भी मैंने बहुत पढ़ा। तो मैं तो उस वक्त इतना, ठीक है 11th में था, उस वक्त की बात करूं, आज के 11th के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उस वक्त तो अपने लिए इतना कंपटीशन वगैरह दिमाग में नहीं होता था।
तो प्रभाव तो पड़ता है। मेरे एक सार है कि प्रभाव तो पड़ता है। बच्चों को अच्छी पुस्तकें देनी चाहिए, क्योंकि वरना बच्चे 4 से 5 घंटे दिन में मोबाइल यूज करते हैं। आप नोटिस कर लेना अपने घर के बच्चों में, ये याद रखें। खैर, हम तो बात कर रहे हैं बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, इसीलिए वो दिया। मूल्यांकन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? सिंपल सा लॉजिक है। मूल्यांकन में सबसे पहले कारणों का पता लगाना, फिर उसका उपचार करना, यानी 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि जो है वो नहीं है? गद्य शिक्षण की विधि जो है वो नहीं है, बताओ देखिए कौन सी नहीं है। तो देखो, व्याख्या विधि, गद्य की ही व्याख्या दी जाएगी या किसी और की दी जाएगी, या विश्लेषण, गद्य का विश्लेषण होता है, अर्थबोध भी गद्य का ही होता है, तो ये तीनों तो गद्य की हैं। मगर खंडान्वय ये किसकी हैं? पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी है? पद्य शिक्षण की विधि है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन हेतु जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग होने लग गया, आज हम भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, तो इसका मुख्य गुण क्या है? मूल्यांकन का प्रश्न निर्माण में सरलता, प्रामाणिकता एवं वैधता, विचार संगठन संभव, अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन। तो इसका होता है प्रामाणिकता और वैधता। बस आप इसको याद कर लो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे बड़ा गुण है कि इससे जो उत्तर निकलता है वो 100% प्रामाणिक निकलेगा एवं वैध होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में सहायक अनुदेशनात्मक सामग्री या साधन है। क्या है? विद्यार्थियों को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में जो सहायक अनुदेशनात्मक सामग्री है वो क्या क्या है? तो वो है आपके प्रतिरूप है, रेखाचित्र एवं चित्र है। अब जैसे ग्रामोफोन नहीं है इसमें, आप इसमें ये जो चलचित्र इसको बोलोगे क्या? चलचित्र तो चलो, नाटक इसको बोलोगे क्या? और इसमें 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 रेडियो है, ठीक है। तो कुल मिला के प्रतिरूप है, रेखाचित्र है और चित्र है, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? देखो, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग, मैं आदेश भी दे सकता हूं आपको, आप विद्यार्थी हो, याचक हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रश्न को पूरा पढ़ना। जब पेपर करो तो हर प्रश्न को रिलैक्स माइंड से पेपर, और जब पेपर बैठो तो जो आपको 1 घंटे पहले सेंटर में रूम में बिठा दिया जाएगा, आप आराम से बैठो, टेंशन मत लो, मौका मिले तो एक दूसरे से डिस्कशन करो, मस्त रहो, अपने इष्ट को याद करो, पॉजिटिव रहो। जितना खुद को सकारात्मक रखोगे उतना बेस्ट है। हर वक्त एक ही बात बोलो, मैं निकाल लूंगा, पेपर निकाल लूंगा, इस बार मैं आराम से करूंगा, मैं पहले ही ये क्वेश्चन करूं, बस पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, आसपास वातावरण वैसा ही बनेगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो वो देखिए, पृष्ठ पोषण द्वारा पुनरीक्षण, संवर्धन, सुधार, ये तो है। शैक्षिक कार्यक्रम के विकास के प्रक्रिया संबंध, कार्यक्रम उत्पादन की सात्यता और शैक्षणिक उत्पाद की सफलता की सीमा का मूल्यांकन, ये विशेषता नहीं है। कठिन है ये प्रश्न। कठपुतली का जो प्रदर्शन किया जाता है अनुदेशन सामग्री के किस वर्ग से संबंधित है? तो कठपुतली का प्रदर्शन अनुदेशन सामग्री में शामिल आता है, लेकिन ये किस वर्ग से संबंधित है? तो मोस्टली जो कठपुतली है वो, ध्यान रखना, दृश्य और श्रव्य अनुलेखन सामग्री, दृश्य और श्रव्य दोनों है। नेक्स्ट है कि पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है, पाठ के पश्चात वो होता है, क्या होता है? छात्रों द्वारा किए गए मौखिक कार्य की जांच करके, या लिखित कार्य की जांच करके, अवलोकन द्वारा, या विभिन्न क्रियाओं द्वारा। तो यहां पे होगा छात्रों द्वारा किए गए जो लिखित कार्य की जांच करके ही पाठ के उपरांत मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक क्षेत्र में जिन प्रक्रियाओं तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है वे क्या हैं? अवलोकन, लिखित मौखिक, लिखित मौखिक, अवलोकन, प्रायोगिक, लिखित मौखिक और प्रायोगिक। बिल्कुल उत्तर एकदम सत्य है, लिखित भी है, मौखिक भी है और प्रायोगिक। जो अपने रेगुलर स्कूल्स में देखते हैं, लिखित परीक्षाएं भी होती है, मौखिक भी होती है और प्रायोगिक प्रैक्टिकल भी होता है। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के लिए तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि कैसी है, या बच्चों का मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमता कितनी है, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, या अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखक। नहीं, जब 8 के बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा, यहां पे ये भी तो देखे ना, ये भी गुण हैं, मगर कक्षा 8 के बच्चे के लिए सबसे पहले देखो भाषिक पृष्ठभूमि, क्या वो किस भाषा को समझ सकता है, उसे किस भाषा का कितना ज्ञान है, उसी के आधार पर उसको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है
उसमें ऐसे पाठ चुने जाएं बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, जो बच्चों के संवेदना और लोक के साथी बन सके। भाषा की पाठ्यपुस्तक होती है, उसमें बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, ऐसे पाठ चुने जाने चाहिए। ये जो दृश्य है, ये साधन है, किस प्रकार का साधन है? जिन साधनों को देखकर शब्द, अर्थ एवं भाव को समझा जाता है, जिन साधनों में केवल श्रवणेंद्रियों का प्रयोग होता है, चक्षुओं एवं श्रवण इंद्रियों का प्रयोग होता है, और संवाद शिक्षण के लिए प्रभावी माध्यम है। तो ये तो देखो आ ही गया, देख कर बस, क्योंकि दृश्य है ना, तो इसका परिभाषा तो ये पहली हो गई। जिन साधनों को देखकर शब्द, अर्थ एवं भाव को समझा जाता है, दृश्य साधन वही होता है। बालकों को तत्काल क्या कितना पढ़ाना है उचित मार्गदर्शन हेतु, बालकों को क्या कितना पढ़ाना है उचित मार्गदर्शन हेतु, एवं बालकों में कितना ग्रहण किया है, इसका पता चलता है सूक्ष्म पाठ्य योजना से, इकाई योजना से, लघु पाठ्य योजना या दैनिक पाठ्य योजना। तो यह पता चलता है दैनिक पाठ्य योजना से। किससे? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास कराते हैं, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों या बच्चों के परिवेश से जुड़ो। बिल्कुल, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाने चाहिए जो असल में बच्चों के परिवेश से जो है वो जुड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक और तार्किक कर्म का सही विकल्प चुनना है आपको। ध्यान देवें, रिलैक्स माइंड से देवें। जो आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसके संदर्भ में मनोवैज्ञानिक और तार्किक कर्म का सही विकल्प चुनिए। हमने प्रश्न देखा, हम घबरा गए। क्यों घबरा गए भाई? सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो जो है उपलब्धि परीक्षण होगा, फिर क्या होगा? निदानात्मक, या फिर क्या होगा? उपचार। अब बात यह है, देखो, जिस बच्चे के दिमाग में यूं आए कि सर पहले तो निदानात्मक पढ़ा हुआ मेरे, चलो तुमने निदानात्मक पढ़ लिया, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या? उपलब्धि परीक्षण, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम कंफ्यूज होते भी तो अगर निदान के बाद उपचारात्मक आता फिर उपलब्धि आता तो कंफ्यूजन स्वाभाविक बनता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, तो फिर बाकियों में तो वैसे भी नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण, फिर निदान, फिर उपचार। याद रखें, निदान के तुरंत बाद उपचार ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में निदानात्मक परीक्षण का आयोजन पूर्णतः अनावश्यक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में निदानात्मक परीक्षण का जो आयोजन है वो पूर्णतः आवश्यक माना जाता है? जब कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी एक ही विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए तब, जब उपलब्धि परीक्षण में एक भी बालक समस्यात्मक प्राप्त न हो तो, जब विद्यार्थी की व्यक्तिगत कठिनाइयां सामान्य स्तर से अधिक हो, जब उपचारात्मक शिक्षण के बाद भी बालक अधिगम न कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान रखो, जब उपलब्धि परीक्षण में एक भी बालक समस्यात्मक प्राप्त न हो, यानी एक भी बालक ऐसा नहीं मिले जो समस्यात्मक हो, तो ऐसी कंडीशन में निदानात्मक परीक्षण का आयोजन पूर्णतः अनावश्यक माना जाता है। हम पहले क्या करते हैं? उपलब्धि परीक्षण, फिर निदानात्मक करते हैं। जब हमें उपलब्धि परीक्षण के दौरान एक भी बालक समस्यात्मक मिला ही नहीं तो हम किसके कारणों का पता लगाएंगे? कि मैं कारणों का पता लगा रहा हूं, बच्चे कमजोर कैसे हैं? बोला बच्चे ही नहीं है तो तू कमजोर तू क्या पता लगाएगा? कौन से कारण पता लगा रहा? तुम्हें तो एक भी बच्चा नहीं मिला, तो पहले उपलब्धि, फिर निदान, फिर उपचार। ठीक है, तो यहां पे 2 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में दी गई परिभाषाओं को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करते हैं, आइए। तो देखो, ज्ञान, कुशलता एवं क्षमता का मापन जो है वो है आपके इवेल की परिभाषा, ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन। जबकि फ्रीमैन कहता है ज्ञान, समझ और कौशल का मापन। जो फ्रीमैन होता है, तो अब आप इसको याद रखो, एक फ्रीमैन तो विशेष याद रख लो, फ्रीमैन का मतलब होता है पहले ज्ञान, फिर समझ और फिर जो है वो कौशल। ज्ञान, समझ और कौशल, बस। तो ये हो गया 4, 3। अब बात है सुपर, व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा। ये सुपर, एक विशेष विषय में व्यक्ति के ज्ञान एवं समझ का मापन जो है वो महेश भार्गव ने। तो 4, 3, 1, 2। अब ये प्रश्न पे समय देने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको तो वैसे भी ट्रिक्स से आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, फिर आपके कोई गलत नहीं होगा।
घटनावृत्त प्रपत्र होता है। घटनावृत्त प्रपत्र ये क्या चीज है? घटनावृत्त प्रपत्र ये क्या चीज है? असल में ये एक एनेक्डोटल आलेख है, यानी एक प्रकार का आलेख है। घटनावृत्त घटनाओं का लेखा जोखा। उपचारात्मक जब शिक्षण होता है तो प्रदान करते समय एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए? जब भी आपने जब कारणों का पता लगा लिया, अब आप उपचार कर रहे हो, तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए? वो है बालक के वर्तमान कक्षा स्तर का ध्यान में रखकर, बालक की आयु और उसके कक्षा का अनुरूप, या बालक के वास्तविक शैक्षिक स्तर। बस इस पे फोकस करो। ना उसकी आयु इंपॉर्टेंट है, ना उसका वर्तमान कक्षा स्तर इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसके वास्तविक शैक्षिक स्तर को आधार मानकर शिक्षण प्रारंभ करना। नेक्स्ट है, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान रखना सबसे कम, यानी जो एक तरह से शामिल ही नहीं करते तो भी चल जाता काम, वो बिंदु कौन सा है? तो वो बिंदु है पाठों की संख्या। पाठ की संख्या का क्या मतलब है? आप पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे हो, 15 की जगह 16 हो गए, 16 की जगह 17 हो गए या 14 हो गए, क्या फर्क पड़ता है? कोई, हाँ, अभ्यासों की विविधता होनी चाहिए, हर प्रकार के लेसन उसमें होने चाहिए, विषय वस्तु की विविधता होनी चाहिए, भाषा की विविध छटाएं भी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन संख्या का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकार ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा जो अधिगम सीखने संबंधी विकार है जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपके बालक द्वारा सुनी गई ध्वनि और निर्देशों को समझने में अक्षमता। ध्यान देवें वापस कि जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसका मतलब होता है सुनी गई ध्वनि और निर्देशों को समझने में असक्षम। इसको अगर मैं यूं लिखूं, असक्षम क्या है? कभी कभी लिखा भी नहीं जाता। असक्षम, ठीक है। तो बालक द्वारा सुनी गई ध्वनि और निर्देशों को समझने में जो असक्षम क्या है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। समस्यात्मक बालक की शैक्षिक परिभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? जो समस्यात्मक बालक है उसके शैक्षणिक परिभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वह बालक जो कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? नहीं। वह बालक जिसकी पहचान निदानात्मक परीक्षण द्वारा होती है? कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यह नहीं है। वह बालक जो उपलब्धि परीक्षण में अधिगम न कर पाने वाला पाया जाता है? बिल्कुल, हम उसी के कारणों का पता लगाते हैं। जो बालक जो है वो उपलब्धि परीक्षण में अधिगम न कर पाने वाला पाया जाता है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। जिस परीक्षा में प्रश्नों की विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, सिंपल सी बात है, ज्यादा उत्तर न होकर फिक्स उसका एक ही उत्तर हो, वो होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो होता है वो प्रामाणिक होता है, वैध होता है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपचारात्मक शिक्षण का महत्व अधिक बढ़ गया है। क्या यह बात सत्य है? आधुनिक शिक्षा का स्वरूप पूर्ण रूप से बाल केंद्रित हो गया है। तो यहां पे ये दो कथन है और इनको सही चयन करना है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सही है कि उपचारात्मक शिक्षण का महत्व बढ़ गया है और आधुनिक जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बालकों पर ध्यान देना चाहिए, उनके उपलब्धि परीक्षण निदानात्मक के बाद उपचार भी करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों को किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहले से 5वीं प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं देखने को मिलती हो, ऐसी पाठ्य पुस्तकों को जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया था? मूल्यांकन त्रिकोणात्मक रूप में, मूल्यांकन तो ब्लूम या कोई और था? तो ध्यान रखना, डॉक्टर B.S. ब्लूम था, डॉक्टर B.S. ब्लूम। मूल्यांकन की आप विशेषताएं बताएं। देखें, मूल्यांकन की विशेषताओं में मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। हाँ, अभिन्न अंग। मूल्यांकन में छात्रों के, ये तो सही है, ये भी सही है, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करते समय समस्त साधन जो है वो सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
ब्लेयर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ब्लेयर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? कक्षा के सभी छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगी भावना को जागृत करना, बालकों के मानसिक और व्यक्तिगत कठिनाइयों को हल करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को जड़ से दूर करना, या शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कठोरता से पालन करना। तो इसका उत्तर होगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को जड़ से हमें दूर करना है। यही हमारे उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, चाहे ब्लेयर के अनुसार हो चाहे किसी भी, लेकिन प्रश्न अच्छा है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के जो 5 चरण हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? ये 5 चरण हैं, आप इनका सही अनुक्रम बताओ। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो देखो, इसमें ऐसे प्रश्न तो आरपीएससी पूछती भी आई है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उद्देश्य। सबसे पहले आपको मिलने चाहिए उद्देश्य, ये पहली चीज होती है, समझ गए बात आप। फिर होता है उसका भारांक, यानी उसका भारांक हमने निश्चित कर दिया। जब भारांक निश्चित कर दिया तो हम उसका बनाएंगे अब ब्लूप्रिंट। क्या बनाएंगे? ब्लूप्रिंट। जब ब्लूप्रिंट बना लिया है तब हम क्या करेंगे? समंकन, जिसे जांच कार्य भी कह सकते हो। और जो लास्ट रहता है वो रहता है आपके, नहीं सॉरी, समंकन लास्ट रहेगा, जांच कार्य लास्ट रहेगा। तो उद्देश्य, हाँ, फिर आप बना दो ये प्रश्न लेखन, और प्रश्न लेखन के बाद आप बना दो जांच कार्य या समंकन जांच कार्य। तो बस इसमें उद्देश्य है, फिर उसके बाद भारांक है तो बी, और उसके बाद सीधा आ गया ई, और बी ई इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। अच्छा, तो फिर बी ई हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, ये हो गया आपके ए, तो ए इसमें नहीं है, इसमें है, तो उत्तर हो गया बी ई ए सी डी। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया नकारात्मक और सकारात्मक किस प्रकार की होती है? ध्यान रखना, मूल्यांकन कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। मूल्यांकन कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, या उपयुक्त सभी से। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। कैसे करोगे आप निर्णय? वो निर्णय हम करेंगे मूल्यांकन से। कैसे होगा वो? मूल्यांकन से ही होगा। निदानात्मक परीक्षण में पदों के सुधार हेतु विश्लेषण करने के लिए, जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें पदों के सुधार हेतु विश्लेषण करने के लिए किस विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके स्टैनले विधि का। किसका किया जाता है? स्टैनले विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी डिसकैलकुलिया या डिस्ग्राफिया दोनों से ग्रसित हो तो मुख्य रूप से उससे किन क्षेत्रों में समस्या होगी? तो डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय, ये तो क्लियर है, गणितीय गणना। और डिस्ग्राफिया मतलब लेखन, 36 में हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में, एक सेकंड, हाँ देखो आप, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। आप देखें, उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य नजर आता है? तो असत्य नजर आता है, यह छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने में पूर्णतः सहायक है। पहला प्रश्न, क्या इसमें व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर होती है या केवल ये एक देखने में ही आता है? तो व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है। इससे बालकों के विकासात्मक शिक्षण में आने वाले दोषों को दूर किया जाता है। इसे बालक के वास्तविक शैक्षिक स्तर की बजाय कक्षा स्तर पर आधारित होना चाहिए, या यह शिक्षा प्रक्रिया में समय व शक्ति का संरक्षण करने में मदद करता है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? तो उत्तर सही होगा आपके, इसे बालक के वास्तविक शैक्षिक स्तर की बजाय कक्षा स्तर पर आधारित होना चाहिए। यह असत्य है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि असल में यह वास्तविक शैक्षिक स्तर पर आधारित होना चाहिए। बाकी ये सही है कि व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करने में पूर्णतः सहायक है। विकासात्मक शिक्षण में आने वाले दोषों को दूर किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में समय व शक्ति का संरक्षण करने में भी मदद करता है। शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं किस प्रकार के परीक्षण का सटीक उदाहरण है? शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं किस प्रकार के परीक्षण का सटीक उदाहरण है? तो यह है आपके प्रमापीकृत एवं मानक परीक्षण। प्रमापीकृत एवं मानक परीक्षण, ध्यान रखना, यह भी प्रश्न अच्छा है।
ये भी प्रश्न अच्छा है। शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं किस प्रकार के परीक्षण का सटीक उदाहरण है? प्रमापीकृत मानक परीक्षण। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? जो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन होता है वो विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, वैध होता है, उपयुक्त सभी। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मूल्यांकन में सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, किस चीज पर बल दिया जाता है? मात्रा, गुण, मूल्य, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर भी आपके हो जाएगा उपयुक्त सभी, मात्रा, गुण और मूल्य तीनों पर। शिक्षार्थियों की जो भाषागत त्रुटियां हैं एवं कमजोरियों की सटीक पहचान के लिए मुख्य रूप से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो भाषागत त्रुटियां एवं कमजोरियों की अगर सटीक पहचान करनी हो तो मुख्य रूप से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? निदाना, देखो, सटीक पहचान करनी हो, जैसे ही आया पहचान, इसका मतलब आपको कारण पता करना है, मतलब निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भाषा के संदर्भ में क्या अनुशंसित किया गया है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भाषा के संदर्भ में क्या अनुशंसित किया गया है? तो वो किया गया है, यदि यह मातृभाषा में प्रदान किया जाए तो यह अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन बस इसको तो सीधा याद रखो कि यह मातृभाषा में अगर इसका प्रयोग किया जाए, या मातृभाषा, यदि यह मातृभाषा में प्रदान किया जाए तो अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जिसका मतलब 3 उद्देश्य यहां पर शामिल है, और वो 3 शामिल कौन कौन से हैं देखिए। विद्यार्थियों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना, ध्यान रखना तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल सही है। इसके अलावा अधिगम की उत्तम परिस्थितियों के निर्माण में सहायता करना, अधिगम जो है उसकी उत्तम परिस्थितियों के निर्माण में सहायता करना, मानसिक कठिनाइयों और ज्ञान संबंधी त्रुटियों को हल करना, हल करने का काम जो है ना उपचार का होता है, तो ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों का उचित वर्गीकरण कर कक्षा उन्नति में सहायता करना, बिल्कुल, तो उत्तर नंबर हो जाएगा 3, 43 में 3। नेक्स्ट, रीट मेंस 2026-27 को लेकर, जो मेंस को लेकर, अब बच्चे बोलते हैं सर मेंस तो अभी लेट है, बिल्कुल लेट है, इसीलिए वैलिडिटी जो इसकी रखेंगे वो हम 2 साल लगभग रखेंगे, और उसके बारे में अभी कल या परसों में एक वीडियो आएगा, उसमें हम फ्री बैच, ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, सभी बैचेस की रीट के जानकारी देंगे। डिस्फेजिया अधिगम अक्षमता, डिस्फेजिया अधिगम अक्षमता का संबंध बालक के किस कौशल में आ रही बाधा से होता है? डिस्फेजिया की बात हो रही है, वाक क्षमता विकार से। किससे? वाक क्षमता विकार से। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को क्या कहा जाता है? जब आप टीचिंग करवाते हैं तो शिक्षार्थी जिस ज्ञान को अर्जित करता है वो क्या कहलाता है? ज्ञान को मूल्यांकन तथा क्रिया को परीक्षण, ज्ञान को उपलब्धि, क्रिया को निदान, ज्ञान को अधिगम, क्रिया को उपचार, ज्ञान को उपलब्धि, क्रिया को परीक्षण। कितना बढ़िया प्रश्न बनाया हुआ है। ज्ञान को उपलब्धि कहते हैं और क्रिया को क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। जानने की क्रिया क्या कहलाती है? ज्ञान को उपलब्धि और क्रिया को परीक्षण। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, अधिगम अनुभव या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका उत्तर भी होगा उपयुक्त सभी। इसमें उद्देश्य भी शामिल है, मूल्यांकन के साधन भी शामिल है और अधिगम अनुभव भी शामिल है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है? सत्य असत्य के प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ में है क्या? बिल्कुल है। बहुविकल्पात्मक भी होते हैं, वर्गीकरण के आधार पर प्रश्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अच्छे प्रश्न की विशेषता, प्रश्न की भाषा सरल बोधगम्य, प्रश्न स्तर अनुकूल, प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपके निरीक्षण प्रविधि। कौन सी प्रविधि है? निरीक्षण। ये भी अच्छा प्रश्न है। मूल्यांकन की निरीक्षण प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रिया, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? जो सत्र के अंत में आयोजित की जाती है,
तो वो मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता। वो क्योंकि वो तो लास्ट में एक बार हुई, तो वो निरंतरता गुण की अवहेलना करती है। परीक्षा निरंतर चलती रहनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के 3 चरणों में जो द्वितीय चरण है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? द्वितीय चरण का मुख्य कार्य क्या होता है? 3 चरणों, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक, उपचार। द्वितीय चरण का कार्य क्या होता है? द्वितीय चरण का कार्य होता है निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्र की विशेष की कठिनाई ज्ञात करना। ठीक है ना, पहला उपलब्धि, दूसरा निदान। ठीक है, देखा जाए ना बड़े जरूर नजर आते हैं प्रश्न, मगर टफ नहीं है। निदानात्मक परीक्षण की निरीक्षण विधि, अभी पढ़ के आए थे आप। निरीक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कौन सा कार्य संपादित किया जाता है? अभी आप जस्ट पढ़ के आए हो। तो वो है आपके छात्रों से व्यक्तिगत एवं संपर्क स्थापित कर उनकी स्थितियों के बारे में जानकारी लेना। छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उनकी स्थितियों के बारे में जानकारी लेना। ठीक है भाई, सही है। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षार्थी के किन 2 प्रमुख ज्ञान क्षेत्रों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? प्रश्न आपके सामने है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षार्थी के किन 2 प्रमुख ज्ञान क्षेत्रों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की एक प्रमुख विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें एक विधि इनमें से शामिल नहीं है, और वो है स्टेनलेस विधि। जो है वो उपचारात्मक शिक्षण में नहीं है, बल्कि व्यक्ति अभ्यास विधि, सामूहिक उपचार विधि, निराकरण विधि, व्यक्तिगत रूप से गलतियां निकालना, ये सारा जो है उपचारात्मक में शामिल है। ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य, अनुभव, साधन और उपयुक्त सभी। बिल्कुल, उद्देश्य भी है, अनुभव भी है और मूल्यांकन के साधन। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? जब आप उपचार कर रहे हो किसी बालक का, उपचार मतलब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी है, उपचार कर रहे हो, कारणों को पता लगाकर आप उसको दूर कर रहे हो उन कारणों को, तो एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? और वो उत्तर होगा अधिक दोषपूर्ण बालकों को सामान्य बालकों के साथ बिना ध्यान दिए छोड़ना। यह गलत होगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य तो दिखाएंगे। ठीक है, बालक लिखते समय वर्तनी में अशुद्धियां करता है, यह किस प्रकार का विकार आएगा भाई? लिखते समय। इसका मतलब डिस्ग्राफिया या डिसऑर्थोग्राफिया। बालक लिखते समय वर्तनी में अशुद्धियां करता है, डिसऑर्थोग्राफिया। उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में अच्छे व्यक्तित्व को प्रोत्साहन देना, दोषपूर्ण अभ्यास, कुशलता का समापन करना शामिल है। इन उद्देश्यों का मूल आधार क्या है? इन उद्देश्यों का मूल आधार क्या है? इनका मूल आधार यह है कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कठोरता से अनुकरण कराना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कठोरता से अनुसरण करना या कराना चाहिए। अब आपको ये भी अच्छा प्रश्न है, ये हमारे नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट है और ऐसा प्रश्न है जो सदाबहार है। तो वो है, देखो, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया जो है लेखन विकार, डिस्कैल्कुलिया गणितीय और डिस्फेजिया वाक क्षमता। तो 3 4 1 2 कहां है? 3 4 1 2 3 4 ये रहा। तो ये हो गया 3 4 1 2। नेक्स्ट, वास्तविक पदार्थ, ये उदाहरण है श्रव्य, दृश्य, प्रक्षेपी या प्रक्रिया। तो ये वास्तविक पदार्थ अगर आपके सामने है तो ये किस प्रकार का है? ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। उपचारात्मक शिक्षण मूल रूप से किन 2 पक्षों में विभाजित होकर कार्य करता है? अभी हम पढ़ के गए सैद्धांतिक व्यवहारिक या निदानात्मक और उपचारात्मक। ध्यान रखें, उपचारात्मक शिक्षण मूल रूप से 2 पक्षों में विभाजित होता है और वो पक्ष हैं निदान और उपचार। ठीक है, किसी विशिष्ट विषय जैसे गणित है या विज्ञान है में व्यक्ति के ज्ञान एवं समझ का एक निश्चित समय अवधि के पश्चात मापन करना क्या कहलाता है? एक विशिष्ट विषय जैसे गणित या विज्ञान में व्यक्ति के ज्ञान एवं समझ का एक निश्चित समय अवधि के पश्चात मापन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके उपलब्धि परीक्षण। क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्राथमिक कारण क्या होता है? जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को
जब सम्मिलित किया जाता है तो उसका पहला कारण क्या है, क्यों किया जाता है? तो हम अगर ध्यान से पढ़ें कारण, तो देखो, ताकि शिक्षक को उत्तर पुस्तिका जांचने में कम समय लगे। नहीं, ये तो शिक्षक का स्वार्थ हो गया। तो फिर क्या होगा? शिक्षार्थियों की भाषागत त्रुटियां एवं कमजोरियों का सटीक पहचान की जा सके। ये मैं कह रहा हूं, कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए, चाहे बीकानेर से लेकर जोधपुर तक लंबा प्रश्न आ जाए, ऑप्शन आ जाए, ढंग से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, रिलैक्स होकर पढ़ लेना, उत्तर निकलेगा। आगे देखो, कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम में आने वाले व्यवधान अथवा दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की जो समग्र प्रक्रिया मनोविज्ञान में, उसको क्या संज्ञा दी गई है? मनोविज्ञान में उसे जो मान लो अधिगम में आने वाले जो भी व्यवधान है, दोषपूर्ण प्रभाव है, उनको दूर करने की समग्र प्रक्रिया। देखो, यहां बात को समझ जाना, दूर करने की कंप्लीट प्रक्रिया है, तो उस कंप्लीट प्रक्रिया को हम कहेंगे उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शिक्षक सहायक सामग्रियों में जो ग्राफिक सामग्री होती है, आपको पता होगा एनसीईआरटी ने ग्राफिक, प्रक्षेपित इस प्रकार की सामग्रियां बांट रखी है। तो जो ग्राफिक सामग्री होती है उसके अंतर्गत, ग्राफिक सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ग्राफिक सामग्री के अंदर इनमें से क्या क्या चीज आएगी? तो ग्राफिक सामग्री में आएगी फ्लैश बोर्ड एवं चित्र पोस्टर वगैरह जो हैं, ये सारे ग्राफिक में शामिल होंगे। कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री है? तो जो सुनी भी जा सकती है और देखी भी जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके टेलीविजन। क्या हो जाएगा? टेलीविजन। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री के वर्गीकरण मृदु उपागम का सही तात्पर्य क्या? मृदु उपागम कौन से होते हैं? तो मृदु उपागम, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें। ये तो हमने कर लिया ना, हाँ, बताओ। तो मृदु उपागम का सही तात्पर्य यह है कि वे शैक्षिक कार्यक्रम जिन्हें केवल महसूस और अनुभव किया जाता है, उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री में मृदु उपागम के नाम से जाना जाता है। सहायक सामग्री हमें अनुभव प्रदान करती है, छात्र का समय बचाती है, सरल और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करती है। अब देखो, सहायक सामग्री से संबंधित तीन परिभाषाएं आपको पता लग गई। एक, हमें अनुभव प्रदान करती है, दूसरा, छात्रों की समय बचाती है, तीसरा, प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करती है। अब यहीं से तो प्रश्न निकल जाते हैं, यह कथन किस शिक्षाविद का है? तो यह कथन है एमपी मोफात का। मोफात को तो सब जानते हैं, तो एमपी मोफात का है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित जो सहायक सामग्री होती है उसका उदाहरण नहीं है? तीन इसमें शामिल हैं, एक नहीं है। तो ध्यान रखें, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट अप्रक्षेपित, रेखाचित्र डायग्राम अप्रक्षेपित, लकड़ी या मिट्टी मॉडल अप्रक्षेपित, फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड्स जो होती है वो प्रक्षेपित में शामिल होगी, अप्रक्षेपित में नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्यामपट के उपयोग के संबंध में एनसीईआरटी की अनुशंसा के अनुसार कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है श्यामपट के उपयोग के संबंध में? यानी श्यामपट कैसा होना चाहिए? श्यामपट जो है मोस्टली ऐसा माना जाता है हरित पट एवं पीली चौक का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के रूपात्मक पक्ष यानी बाह्य पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है? पाठ्य पुस्तक के रूपात्मक पक्ष होता है जिसे बाह्य पक्ष भी बोलते हैं, के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? तो वो है आपके अंत्य कथाएं और ये टिप्पणी है ना, ये आपके बाह्य पक्ष में शामिल नहीं होते हैं। जैसे पुस्तक आकार, जल मुद्रण टाइप, उपयोग किया गया कागज, ये सारे के सारे बाह्य पक्ष में शामिल होते हैं। केंद्र सरकार ने कोठारी आयोग का जो गठन किया था, अब तो हम भूलने लग गए आजकल कोठारी आयोग के बारे में, तो ये कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था भाई? तो ये किया गया था 1964 में। नेक्स्ट, आकृति विस्तार यंत्र और चित्र विस्तार यंत्र का संबंध किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से है? आकृति विस्तार यंत्र और चित्र विस्तार यंत्र का संबंध किस प्रकार की सहायक सामग्री से है? तो ये आपके है मोस्टली विस्तारक यंत्र से, क्योंकि आकृति विस्तार चित्र और चित्र विस्तार यंत्र ये पॉइंटर विस्तारक यंत्र में शामिल होगा, पॉइंटर नहीं। लैट्रना मैजिका नाम से है क्या कोई? के नाम से जानी जाने वाली सहायक सामग्री का मुख्य उपयोग क्या था? इस नाम से कोई सहायक सामग्री है क्या? है। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग यह है कि यह एक प्रकार का प्राचीन प्रोजेक्टर है जिसे शिक्षण और मनोरंजन में प्रयुक्त करते हैं, मनोरंजन में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में सुनो, समझो, बोलो के सिद्धांत पर आधारित जो श्रव्य प्रणाली है वो कौन सी है? तो वो मतलब सुनो, समझो और बोलो, तो वो होते हैं लिंग्विस्टिक यानी लिंग्वा फोन सीता वाद्य, उसे बोलते हैं सीता वाद्य। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से छात्र व्याख्यान रिकॉर्ड करने,
नोट्स को जोर से पढ़ने और बाद में उन्हें सुनकर समझ मजबूत करने के लिए करते हैं। किस उपकरण का प्रयोग मुख्य रूप से छात्र व्याख्यान रिकॉर्ड करने, फिर नोट्स को जोर से पढ़ने, फिर बाद में उन्हें सुनकर समझ मजबूत करने के लिए किया जाता है? डिक्टाफोन का उपयोग। ये प्रश्न थोड़ा एक बार आप देखना जरूर, सही है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। नेक्स्ट है, भारत में विद्यालय टेलीविजन की शुरुआत आकाशवाणी द्वारा फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो भारत में विद्यालय टेलीविजन की शुरुआत आकाशवाणी द्वारा फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी आपके मोस्टली किसमें की गई थी बताओ, देखें, सन 1961। कब की गई थी? 1961। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के निम्न में से कितने प्रकार हैं? शिक्षण सहायक सामग्रियों के, यहां मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और मैं आपसे, ये आप पता लग गया होगा कई बच्चों को, तो किस तरह यहां आप क्या पूछोगे? 3। शिक्षण सहायक सामग्रियों के निम्न में से कितने प्रकार हैं? किस आधार पे? इंद्रियों के आधार पे 3 है। कौन कौन से 3 हैं? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। किस शिक्षाविद ने अपने शैक्षिक दर्शन में श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री को शिक्षण के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना है? किस शिक्षाविद ने अपने शैक्षिक दर्शन में श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री को शिक्षण के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना है? विलियम जेम्स, मोफात, कोठारी आयोग, जेम्स, मॉन्टेंसरी, पेस्टालॉजी और विलियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉन्टेंसरी और पेस्टालॉजी। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन जो होता है वो मोस्टली बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मगर मूल्यांकन एकागी नहीं है, क्योंकि जिसका क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, वो एकागी नहीं हो सकता। मूल्यांकन के सोपान बताओ। उद्देश्य का निर्माण करना, फिर अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करना, और फिर प्रविधियों का चयन और निर्माण करना। तो कुल मिला के ये चारों के चारों इसमें, मतलब तीनों के तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय वातावरण के अध्ययन एवं प्रकृति निरीक्षण तथा वस्तुओं के सच्चे परिचय के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? स्थानीय वातावरण के अध्ययन एवं प्रकृति निरीक्षण तथा वस्तुओं के सच्चे परिचय के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? और सबसे उपयोगी विधि जो है वो है परिभ्रमण। स्थानीय वातावरण अध्ययन और प्रकृति निरीक्षण, ये भी एक चीज है ना, प्रकृति निरीक्षण, और वस्तुओं के सच्चे परिचय वो होता है परिभ्रमण से ही प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और रचनात्मक मंच प्रदान करने में कौन सी सामग्री अहम भूमिका निभाती है? बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और रचनात्मक मंच प्रदान करने में कौन सी सामग्री अहम भूमिका निभाती है? तो वो हो जाएगा आपके कठपुतली का उपयोग। भाषा शिक्षण में ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्य एवं प्रसंगों को स्पष्ट रूप से उजागर करने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग अनिवार्य होता है? दोबारा पढ़ें। भाषा शिक्षण में ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्यों प्रसंगों को स्पष्ट रूप से उजागर करने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का उपयोग अनिवार्य होता है? तो वो होता है भौगोलिक मानचित्र का जो है प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को सहायक सामग्रियों की सापेक्षित प्रभावशीलता का श्रेय जाता है? किस विद्वान को सहायक सामग्रियों की सापेक्षित प्रभावशीलता का श्रेय जाता है? तो वो जाता है आपके एडगर डेल। मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या होता है? अधिगम मतलब किससे होता है? अधिगम अनुभव से, मूल्यांकन प्रविधियों से, विषय वस्तु से, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहां पे आपके हो जाएगा त्रिआयामी मॉडल, प्रक्रियात्मक, अभिनय, 3 1 4 2 और 3 1 4 2। उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट है, टेलीफोन का उपयोग मुख्य रूप से बालक के किन कौशलों को विकसित करने के लिए किया जाता है? टेलीफोन शिक्षण में जब टेलीफोन का उपयोग किया जाता है तो बालक को कौन से कौशल विकसित होते हैं? श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल। भाई टेलीफोन है, बात करेगा, सुनेगा, एक बोलेगा। दृश्य भाषा के माध्यम से अवधारणाओं को समझाने तथा छात्रों में कल्पना और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने में कौन सी सामग्री जो है वो अद्वितीय है? तो वो सामग्री है मूक फिल्म।
कौन सी है? मूक फिल्म। नेक्स्ट है किस विशाल वस्तु या जीव जिसे हम कक्षा में नहीं ला सकते हैं और शिक्षण के लिए वास्तविक पदार्थ के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, वो क्या चीज होती है? वो होती प्रतिमूर्ति, चाहे वो मिट्टी की हो चाहे वो लकड़ी की हो, प्रतिमूर्ति जिसे हम बोल सकते हैं मॉडल। क्या बोल सकते हैं? मॉडल। एक दृश्य साधन है जो कि अध्यापक के सहायक रूप में उपलब्ध रहता है। एक दृश्य साधन है जो कि अध्यापक के सहायक के रूप में उपलब्ध रहता है, तो ये हो जाएगा आपके श्यामपट्ट। अध्यापक का सहायक है श्यामपट्ट। नेक्स्ट, श्यामपट्ट का आविष्कारक किसे माना जाता है? श्यामपट्ट का आविष्कारक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में जो नव आगंतुक उपकरण है जिसे श्यामपट्ट का भाई कहा जाता है, वह कौन सा है? उसे बोला जाता है फ्लैट बोर्ड या फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड जिसे श्यामपट्ट का भाई कहा जा सकता है। भाषा शिक्षण में वह कौन सा आधुनिक साधन है जो छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने जैसे चारों भाषा कोषों का एक इंटरेक्टिव वातावरण विकसित करता है? और वो और कोई नहीं, वो है भाषा प्रयोगशाला, लैब, है ना, भाषा की प्रयोगशाला। शिक्षण सहायक सामग्री के सामान्य स्वरूप एवं विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सहायक साधन सदैव अच्छी स्थिति में होना चाहिए, सही बात है। साधनों का अनावश्यक रूप से प्रयोग अधिक करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, अनावश्यक रूप से अधिक प्रयोग करना चाहिए, यही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण उपकरणों में शिक्षक की सखी या सहेली की संज्ञा किसे दी जाती है? जबकि श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र या दायां हाथ कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना, शिक्षक का मित्र यानी दायां हाथ कहा जाता है। तो शिक्षक की सहेली तो देखो पाठ्य पुस्तक की होगी, इसे शिक्षक की सहेली कहा जा सकता है। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, कब किए जाते हैं? ज्ञान प्रदान करने के लिए, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, विषय वस्तु को समझाने, किस लिए किए जाते हैं? तो वो होता है प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, निदानात्मकता, विश्वसनीयता, नकारात्मकता। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वो है आपके नकारात्मकता। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? नकारात्मकता। योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य? समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य किया, इसका पता लगाना होता है। बिल्कुल, ये तो पहले ही सही बता दिया कि समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है, यही पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य होता है। अब मैं ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ाता हूं। इसका मतलब क्या होता है? बाकी क्यों अपने को पढ़ के याद करने, ये फिक्स हो गया। क्यों? योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया, इसका पता लगाना। भारतवर्ष के प्रत्येक कक्षा कक्ष में सहायक सामग्रियों का होना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण सिफारिश जो है वो किस शिक्षाविद आयोग द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है आपके दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा। किसके द्वारा? दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा। ये आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और बाकी रीट और हिंदी फाउंडेशन बैच की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करना है, और आप लोग उसे जरूर देखिएगा आपके आगे की तैयारी के लिए। और अपने देखा जाए तो आपको साहित्य पूरा करवा दिया, गद्य विधाएं पूरी करवा दी, हिंदी भाषा का उद्भव विकास करा दिया, स्नातक स्तर करवा दिया, काव्य शास्त्र करवा दिया, थ्योरी में भी करवा दिया, शिक्षण विधियां आपके हो गई तो ऑलमोस्ट। और व्याकरण तो यूट्यूब पे मैंने बहुत बार एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से करवा रखी है, जिसे बच्चे लगातार देख भी रहे हैं। तो मैंने जो वादा किया था कि मैं पूरा सिलेबस आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा, मैंने अच्छे से करवा दिया है। और फिर भी देखो, अगर 10% कोई छोटी मोटी आपकी कोई शिकायत रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी मैंने अपनी ओर से बेस्ट दिया है, सरल तरीके से दिया है, ज्यादा पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया है। बच्चों ने जितना मुझे सपोर्ट किया उससे अधिक मैंने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम कल मिलते हैं इसकी पूरी जानकारी को लेकर, फाउंडेशन बैच और रीट की जानकारी को लेकर। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर व्याकरण की करवा दो। व्याकरण की मैंने एमसीक्यू थ्योरी बहुत सी क्लासेस यूट्यूब पे दे रखी हैं, आप वो क्लासेस देखेंगे तो भी आपकी रिवीजन हो जाएगा। देखो बाकी व्याकरण बड़ा क्षेत्र है, हालांकि हम व्याकरण शुरू करने वाले हैं, जो हम बीच में रुक गया था ना अपन टॉपिक, वो शुरू करने वाले हैं। एमसीक्यू भी होंगे, थ्योरी भी होगी, और वो रीट में भी काम आएगा, आगे और भी एग्जाम्स होंगे उनमें काम आएगा वो तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।